नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा। आज आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जो कि मनोविज्ञान के संप्रदाय है। इससे पूर्व हमने शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यों का अध्ययन किया था। उम्मीद है आपको प्रयास पसंद आया होगा। तो आइए आज हम मनोविज्ञान के संप्रदायों का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय से अभिप्राय मनोवैज्ञानिकों के किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करता है। कहने का आशय, अगर हम संप्रदाय की बात करते हैं तो संप्रदाय के माने हैं एक समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का समूह या एक समान सोच वाले व्यक्तियों का समूह। तो मनोविज्ञान में जो एक समान सोच रखने वाले व्यक्तियों का समूह है, उसी को मनोविज्ञान के संप्रदाय कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। परिवर्तन की श्रृंखला में मनोविज्ञान ने दार्शनिक विचारधारा को छोड़कर विषय वस्तु प्रणाली के आधार पर अनेक विचार स्थापित किए, जिसके फलस्वरूप विभिन्न संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जो निम्न प्रकार है: संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, संज्ञानात्मकतावाद और निर्मितवाद। इस वीडियो में हमने पहले 5 संप्रदायों की बात की है। बाकी 3 का अध्ययन अगले वीडियो मनोविज्ञान संप्रदाय के भाग 2 में करेंगे। संरचनावाद। मनोविज्ञान के इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ जो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि जो विलियम वुंट हैं वो संरचनावाद के प्रवर्तक हैं, साथ ही ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। 1879 में आपने लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये प्रश्न अक्सर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाते रहे हैं। यहाँ ये बात और महत्वपूर्ण है कि विलियम वुंट ने जो अध्ययन किया था वो क्या था एस्पेक्ट उनका एस्पेक्ट था मानव मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन। वुंट के प्रारंभिक अध्ययन संवेदना पर आधारित थे और वुंट व उनके सहयोगियों ने एडवर्ड बेडफोर्ड व टिचनर का यह मानना था कि जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनती हैं, और जितना अधिक संगठन प्रभावी होगा उतना ही परिणाम भी प्रभावी होंगे। उनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभवों की संरचना को खोजकर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, और जटिल मानसिक अनुभवों का अध्ययन करने के लिए वुंट व उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन नामक विधि का प्रयोग करके मन की संरचना का अध्ययन किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का गौरव संरचनावादियों को ही दिया जाता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आपको जो दिमाग में रखनी है वो ये कि संरचनावाद वो वाद है जिसने 16वीं शताब्दी के बाद मनोविज्ञान विषय को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया। नंबर 2, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो निर्मित की गई लिप्जिंग में, वो भी संरचनावादियों की ही देन रही। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है संरचनावादियों की, इन्होंने संगठन पर बल दिया। वो संगठन चाहे पाठ्यक्रम का हो, चाहे पाठ्यवस्तु का हो या समय सारणी का हो, इनका ये मानना था कि अगर संगठन प्रभावी होगा तो उसका क्रियान्वयन ऑटोमेटिक प्रभावी हो जाएगा। अर्थात प्रक्रिया के स्थान पर संरचना और संगठन पर बल देना ही इस वाद की सबसे प्रमुख कमी रही, जिसके कारण प्रकार्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ। जब इनकी इस आधार पर आलोचना की गई कि केवल संगठन प्रभावी होने से काम नहीं चलता, प्रकार्यवादियों ने इसके बारे में बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यालय में प्रवेश इसलिए नहीं लेता कि वो भवन पूर्णतः सुसज्जित है, गमले लगे हुए हैं। वहां वो प्रवेश इसलिए लेता है कि वहां का जो सिस्टम है उस सिस्टम में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी है। इस आधार पर प्रकार्यवादियों ने संरचना और संगठन पर बल देने की बात को पूर्णतः सिरे से खारिज करते हुए प्रकार्यवाद का उद्भव किया या प्रादुर्भाव हुआ। अंतर्दर्शन विधि में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया संरचनावादियों के में, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मिला कि एक तो वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता व इसमें वैधता की कमी पाई गई। उसके कारण संरचनावादियों के जो निष्कर्ष थे उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह
लग गया, क्योंकि अंतर्दर्शन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें व्यक्ति को स्वयं ही अध्ययन करना था, और जब व्यक्ति स्वयं अध्ययन करेगा, स्वयं के बारे में अध्ययन करेगा, तो उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता कितनी मात्रा में होगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। प्रकार्यवाद। मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम जेम्स व उनके सहयोगी जॉन डीवी एंजल थे। विलियम जेम्स ने डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था उससे प्रभावित होकर मन का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान का अध्ययन करके उसको इसका आधार बनाया। विलियम जेम्स के अनुसार संरचनावाद मन के संबंध में कुछ नहीं बता सका, क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। मन की संरचना को जानने से बेहतर है हम मन के कार्यों को जानें। मन का संगठन कैसा भी हो, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं वो प्रभावी होने चाहिए, ये प्रकार्यवादियों का मानना था। प्रकारवादियों ने अपने अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन स्थापित करने में मानसिक अनुभवों का प्रयोग किस प्रकार करता है। यहाँ जो आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात कि व्यक्ति, वातावरण या परिस्थिति के साथ समायोजन। आपका मन कैसा भी हो, संगठित हो या असंगठित हो, लेकिन आप परिस्थिति के साथ, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर पाने में सक्षम रहते हैं, तो आप अपने मानसिक अनुभवों का सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं, ये प्रकार्यवादियों का मानना था। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक जॉन डीवी प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक रहे। अब यहाँ प्रश्न फिर बनता है कि प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थक जॉन डीवी, ये भी पूछा जा सकता है, या जॉन डीवी प्रकार्यवाद के जो प्रमुख समर्थक थे ये कहाँ के शिक्षा शास्त्री थे, तो ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री रहे। एंजल, कैटल, ईएल थॉर्नडाइक व वुडवर्ड जैसे विचारकों ने इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय की तुलना में प्रकार्यवादी संप्रदाय अधिक वैज्ञानिक व उपयोगी सिद्ध हुआ। उसका कारण कि इस संप्रदाय ने पाठ्यवस्तु शिक्षण विधि व शिक्षण अधिगम विधि तथा मापन प्रक्रिया की कार्यपरकता पर अधिक बल दिया, न कि संगठन पर। और बल देते हुए इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि अंतर्दर्शन प्रणाली के स्थान पर प्रश्नावली, सूची और मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरणों का निर्माण किया। इसीलिए ये दोनों परीक्षण, प्रश्नावली, सूची और मानसिक परीक्षण, पूर्ण रूप से प्रकार्यवादियों की ही देन माने जाते हैं। व्यवहारवाद। 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, मनोविज्ञान के इस संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रवर्तक जेपी वॉटसन हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी वॉटसन की, जब उसमें परिभाषा में हमने देखा था कि मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। व्यवहारवादियों का यह मानना था कि ना तो संरचनावादियों का संगठन, ना ही प्रकार्यवादियों की प्रक्रिया, ये दोनों ही कहीं भी किसी हद तक किसी भी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकती। अर्थात व्यवहारवादी, संरचनावादी एवं प्रकार्यवादी दोनों विचारधाराओं के कट्टर विरोधी थे। ये मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते थे। इनके अनुसार क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया व्यवहार है, और जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का ही परिणाम होता है। उनके अनुसार अंतर्दर्शन व चेतना जैसे तथ्यों की व्यवहारिक उपयोगिता विश्वसनीय नहीं हो सकती। व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वातावरण के अंतर्गत अगर आप सही ढंग से अंतःक्रिया करते हैं तो आप सीखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उसके लिए जन्मजात गुण या प्रवृत्ति होना कहीं भी आवश्यक नहीं है। उन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए पशु व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया, जो आगे हम विस्तार से अधिगम के सिद्धांतों में पढ़ेंगे। व्यवहारवादियों पर रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के अध्ययन के परिणामों का गहरा प्रभाव पड़ा। इवान पावलोव का जो प्रयोग था, अधिगम सिद्धांत था, उस अधिगम सिद्धांत में भी यही बात कही गई है कि जब हम प्राकृतिक उद्दीपन के साथ साथ कृत्रिम उद्दीपन को बिना किसी गैप के बार बार देते हैं, तो जो कृत्रिम उद्दीपन है उसका प्रभाव भी उतना ही प्रभावी होता है जो कि प्राकृतिक उद्दीपन का होगा। ये भी हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे।
व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को भौतिकवादी यांत्रिकता वस्तुनिष्ठ रूप देकर एक नए युग का सूत्रपात किया और व्यवहारवादियों ने वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्णतः नकारते हुए केवल वातावरण के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई गरीब हो अमीर हो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म से आप क्या संस्कार लेकर आए हैं उसका भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वातावरण का। अगर आप अच्छा वातावरण देंगे तो प्रत्येक बालक आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा। तो व्यवहारवादियों ने अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर जोर देकर मनोविज्ञान को नई दिशा दी। इसके बाद आता है आपका समग्रवाद। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन में मनोविज्ञान के समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार या समग्र। मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कॉफका व लेविन प्रमुख गेस्टाल्टवादी विचारक थे। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संरचनावादी, प्रकार्यवादी व व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए गलत रास्ता अपनाया है। उनके अनुसार अनुभव और व्यवहार इन दोनों को आप अलग अलग भागों में नहीं विभक्त कर सकते हैं, बल्कि इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तभी हम किसी विषय वस्तु को समझ पाने में सक्षम हो पाते हैं। अर्थात संपूर्ण रूप में जब तक हम किसी चीज को नहीं देखते हैं तब तक हम उसे नहीं समझ सकते। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में बालक किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखता है और देखने की इस प्रक्रिया में वह उनसे आपस में अंतर संबंध स्थापित कर अंतर्दृष्टि से समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत करता है। सपोज करते हैं कि हम क्लास में पत्तियों के विभिन्न प्रकारों के बारे में विद्यार्थियों का अध्ययन करा रहे हैं। अब अगर हमने कक्षा में नीम की पत्ती या आम की पत्ती दिखाकर विद्यार्थी से पूछा ये क्या है, जब हमने पत्ती दिखाई तो विद्यार्थी के दृष्टि पटल पर परसेप्शन होगा उस पेड़ का जो कि उस पत्ती से जुड़ा हुआ है। जैसे ही प्रत्यक्षीकरण होगा वो उसके आधार पर जो प्रश्न हमने किया है उसका तत्काल समाधान प्रस्तुत करेगा कि ये उस फला पेड़ की पत्ती है। अर्थात यहां उसने क्या किया कि जो बाहरी परिस्थिति थी उससे अंतर संबंध स्थापित करके अपनी अंतर्दृष्टि से वो परसेप्शन के आधार पर उस समस्या के समाधान तक पहुंचा जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था। और जब हमने उसको अंश दिखाया था उस समय भी उसके दृष्टि पटल पर परसेप्शन के आधार पर एक समग्र रूप, उसके समग्र आकृति आ गई थी। व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर विषयी शिक्षा, उद्देश्यों व अभिप्रेरणा पर बल गेस्टाल्टवादियों की महत्वपूर्ण देन है। गेस्टाल्टवादियों का यह मानना है कि अंतर्दृष्टि के अभाव में व्यक्ति समस्या का समाधान करने में असहाय होता है। इसको उन्होंने सूझ का भी नाम दिया है, जो कि कॉलर ने प्रयोग किया कि अगर व्यक्ति में सूझ होगी तभी वो तात्कालिक किसी भी समस्या का समाधान कर पाने में सफल होगा, और जिनमें सूझ का अभाव होता है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत असहाय बने रहते हैं। तो इनका ये मानना था कि संगठन या प्रकार्य ये माने नहीं रखते, बल्कि आपके अंदर अंतर्दृष्टि इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि आप किसी भी समस्या को समग्र रूप से देखकर उसका तत्काल समाधान कर सकें। व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर विषय अधिगम, शिक्षा, उद्देश्य और अभिप्रेरणा पर बल गेस्टाल्टवादियों की देन है। उन्होंने सीखने के उद्देश्यों एवं अभिप्रेरणा पर बल दिया था। अब आता है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के आरंभ में विनित चिकित्सक सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया। फ्रायड ने अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्वों तथा मानसिक व्यक्तिक्रम के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। फ्रायड, जो कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अचेतन मन पर कार्य किया था, और इनका यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति की जो दमित इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूर्ण कर पाने में असफल हो जाता है, वे इच्छाएं धीरे धीरे उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और जैसे जैसे उनको उपयुक्त वातावरण मिलता है वैसे वैसे वो वापस रीजनरेट होती हैं और रीजनरेट होकर उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अर्थात इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति स्वयं आईएएस, आरएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन सपोज करें कि वो नहीं बन पाता है, और नहीं बन पाता है उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है, वो किसी और लाइन में चला जाता है। 20 या 22 साल बाद जब उसका बच्चा बड़ा होता है और वह उससे पूछता है कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, या मैं कहूँ बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से धीरे धीरे उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज आने लगती है कि मुझे इस बालक को ये बनाना है। अब ये बनाने का भाव, चाहे उसमें उसकी अभिवृत्ति है या नहीं, अभिरुचि है या नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट
उस जन्म लेने वाले बालक पर पड़ता है। तो फ्राइड का ये कहना था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की जो अचेतन में जो दमित इच्छाएं उनको हम एक दूसरे पर थोपते जाते हैं, आरोपित करते जाते हैं। अचेतन के अध्ययन के लिए फ्राइड ने मनोविश्लेषण की नई प्रविधि का आविष्कार किया, जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य, विचार प्रभाव और स्वप्न विश्लेषण पर आधारित है, जिनका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। एल्फ्रेड एडलर तथा कार्ल जुंग ने कुछ संशोधनों के साथ परंपरागत मनोविश्लेषणवाद के विचारों को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया। यहाँ जो कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कई बार प्रश्न डायरेक्ट आता है मनोविश्लेषणवाद का जो जनक है या इसका प्रवर्तक किसे माना जाएगा, तो सिगमंड फ्राइड होगा। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछ ले कि मनोविश्लेषणवाद संशोधन के बाद जो परंपरागत मनोविश्लेषणवाद है वो किसने प्रस्तुत किया, तो उसका उत्तर है एल्फ्रेड एडलर तथा कार्ल जुंग। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है: इड, इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, परा अहम। जब हम इड की बात करते हैं तो इदम जन्मजात प्रकृति का होता है तथा इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं आती हैं। ये किसी भी तरह का तनाव नहीं सह सकता और बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। पूर्णतः अचेतन में काम करता है, अर्थात येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य को प्राप्त करना इसका लक्ष्य होता है। साथ ही अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन के अनुसार ये जो पार्श्विक प्रवृत्ति है ये तामसी प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2 भाई थे, उनके पास पैतृक संपत्ति के रूप में एक गाय थी। जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने की बात आई तो बड़ा भाई जिसके ऊपर इड हावी था, उसने ये सोचकर कि मैं इस गाय को छोटे भाई के साथ क्यों शेयर करूं, उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अब उसका परिणाम ये हुआ कि उस गाय का उपभोग ना छोटा भाई कर पाया ना बड़ा भाई। ये एक छोटी सी घटना इस बात को बताती है कि जब इड हावी होता है तो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति पार्श्विक प्रवृत्ति हो जाती है और वो उसकी जो मूल वासना है वो स्वयं की संतुष्टि से आगे नहीं देख पाती है और वो क्षणिक आनंद प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है, जो कि पूर्णतः अचेतन में काम करता है। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है ईगो, अहम। अहम अथवा मैं अथवा स्व का अर्थ मानव की उन समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से है जिनके कारण वह पर अर्थात अन्य से भिन्न होता है। अर्थात यहाँ जो इड में उसने स्व रक्षा पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि अहम में वो स्व रक्षा पर ध्यान देता है। वो ये जानता है कि मुझे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तो करनी है, मेरे स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए, लेकिन सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये इसका मूल मंत्र होता है। अगर आज हम चारों तरफ वातावरण में देखें तो हमें इसी प्रकार की प्रजाति 90% मिलेगी, यानी ईगो पर आधारित व्यक्तित्व हमारे सामने आएंगे। मनुष्य की वो शक्तियां हैं जो उसको यथार्थता के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि अहम और पर का बोध तथा विकास साथ साथ होता है। यह अर्धचेतन मन की अवस्था है। और अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो ये रास्तिक व्यवस्था है, जहां उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए लेकिन उद्देश्य विवेक से आधारित होगा, यानी विवेक के आधार पर इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। अब जो घटना भी मैंने आपसे कही थी कि एक गाय का विभाजन दोनों के बीच जब हुआ, यहां अगर स्थिति यही होती कि एक गाय का विभाजन अगर 2 भाइयों को करना हो तो जिस भाई के पास ईगो है या अहम है उसके द्वारा जो बंटवारा किया जाएगा उसमें एक भाई को उस गाय का आगे का भाग दिया जाएगा और जो भाई ईगो से ग्रसित है वो गाय का पिछला हिस्सा लेगा। अर्थात ना उसने इसमें स्वयं की रक्षा भी की, ना उसने भाई की हत्या की और आराम से उसने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता था। तीसरी स्थिति है परा अहम सुपर ईगो की। अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो यह सात्विक स्थिति है, सत्व गुण है। पराअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों में आदर्शों संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक और राष्ट्र हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान हेतु तत्पर करता है। यह पूर्णतः चेतना से आधारित होता है या निर्धारित होता है। अर्थात अब ये तीसरी कंडीशन में उन 2 भाइयों को अगर गाय का विभाजन करना हो तो वो दोनों मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करें कि गाय का बंटवारा
ना करके दोनों मिलकर उसकी सेवा शुश्रूषा करें और उससे होने वाले प्रत्येक लाभ और हानि का समान विभाजन करें। तब जाकर इसका आशय होगा कि उनमें सुपर ईगो का तत्व है। तो फ्राइड की जो ये थ्योरी है, इड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों अवस्थाओं को फ्राइड ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इसी के आधार पर इसने व्यक्तित्व के बारे में बात कही है। इसके बाद आपको जो भी हमने वाद 5 आज पढ़े हैं, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद, इसका एक एट ए ग्लांस चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें, ताकि इसमें जो भी कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक एक प्रश्न है, ये मानकर जब आप इसे याद करेंगे तो आगे इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। शेष जो अभी 3 वाद हमारे बचे हैं, उन वाद का अध्ययन हम पार्ट 2 मनोविज्ञान के संप्रदाय पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जल्दी ही आपको इसका भाग 2 उपलब्ध करा सकूं।